हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। ऑलमोस्ट एक घंटे का ये लेक्चर होगा। इसमें हम देखेंगे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में रिएजेंट कौन कौन होता है, मैकेनिज्म क्या होता है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन का, एंड दो और रिएक्शन क्लेमेंसन एंड उल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो आज के लेक्चर में बस इतना होगा। इसमें एक घंटा के आसपास लग जाएगा। देखो, जैसा कि नाम से क्लियर है, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिडेल एंड क्राफ्ट साइंटिस्ट का नाम है, दो अलग अलग साइंटिस्ट था। एसाइलेशन का मतलब क्या हुआ, अगर बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग को कोई भी रिएजेंट दे दिए और रिएजेंट देने के बाद बेंजीन रिंग पे इस टाइप का कोई ग्रुप आ जाए, इसी ग्रुप को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग पे इस तरह का ग्रुप आ जाए तो हम बोलेंगे बेंजीन रिंग का एसाइलेशन हो गया, ठीक है। यही है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। अब कुछ और चीजें देख लो। अगर ये R के जगह पे मिथाइल हो तो इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। अगर R के जगह पे PH हो, मतलब बेंजीन हो, तो इसको बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप, ठीक है। और इन जनरल और कुछ भी रहे एसाइल ग्रुप बोलेंगे। अब सवाल है कि बेंजीन रिंग पे जब कोई रिएजेंट देंगे तो एसाइलेशन होगा, बट ये रिएजेंट कौन होगा। रिएजेंट, हमने 3 रिएजेंट के बारे में बात किया है, रिएजेंट नंबर 1, रिएजेंट नंबर 2, रिएजेंट नंबर 3। ये तीनों रिएजेंट में से कोई भी रिएजेंट लोगे तो मिलेगा तुमको COOR+, ये मिलेगा, और इसी को बोलते हैं एसाइलियम आयन। और एक बार कोई भी रिएजेंट लो, एसाइलियम आयन मिल गया, तब तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना। अब इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हो गया रिएक्शन। हमें फोकस करना है कि एसाइलियम आयन बनेगा कैसे, कौन सा रिएजेंट लेंगे तो एसाइलियम आयन कैसे बनेगा, ठीक है। देखते हैं एक एक करके, रिएजेंट 1, रिएजेंट 2, रिएजेंट 3। एंड नीचे में हमने लिखा है नो रीअरेंजमेंट, डीकार्बोनाइलेशन। ये सब इसलिए लिखा है कि ये सब आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, सब धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो इसको हम हटाते हैं, ये सब पॉइंट आज डिस्कस करेंगे हम। ये तीनों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके। ये तीनों क्या था, जरा गौर करो। आगे चल के जो पॉइंट्स डिस्कस होना है, ये नीचे जो पॉइंट्स था ये सब डिस्कस होना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि हम भूलें नहीं, कोई पॉइंट्स न छूट जाए। नो रीअरेंजमेंट एंड डीकार्बोनाइलेशन and Clemenson and Ulf-Kissner। ये पॉइंट आज के लेक्चर में कवर करना जरूरी है। एक्चुअली हम इसलिए लिख लेते हैं, कई बार हम पॉइंट भूल जाते हैं और फिर अगले लेक्चर में उसको बताना होता है। देखो, इसको रहने दो, ये धीरे धीरे करके इसका हर पॉइंट्स आ जाएगा। जरा गौर करो, हमने बोला रिएजेंट 1, क्या बोला रिएजेंट 1 में क्या होना चाहिए था, हमने क्या लिखा था इधर, रिएजेंट 1 में लिखा था एसाइल हैलाइड एंड लुईस एसिड।
ठीक है। एसाइल हैलाइड किसको बोलते हैं? RC डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। तो यहां पे हैलोजन जोड़ दो, जनरली क्लोरीन होता है, यहां पे हैलोजन जोड़ दो तो इसको बोलेंगे एसाइल हैलाइड। और इसके साथ ले लो लुईस एसिड। लुईस एसिड जनरली AlCl3 लिया जाता है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में। अब ये दोनों मिलके होगा क्या, उसको समझो। ये जो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है और एल्युमिनियम का खाली ऑर्बिटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर तुम को नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, इधर माइनस और इधर प्लस। अब क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, जिसके वजह से ये बॉन्ड कार्बन एंड क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्लोरीन के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने का मतलब ये है कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का और एक क्लोरीन का। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही लिया, कार्बन वाला भी ले लिया। और अगर ऐसा हुआ तो देखो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और इसका जो लोन पेयर था, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गया। क्या बन गया? RC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस चार्ज और साथ में बना AlCl4 माइनस। अब जरा गौर करो, ये जो बना है ना, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? RC मल्टीपल बॉन्ड को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे जिधर हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसका मतलब है इसको हमको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड O और यहां पे प्लस चार्ज। इसी को बोलते हैं एसाइलियम आयन, या इसको बोलेंगे एसाइलियम आयन। इनफैक्ट न एग्जिस्ट ये करेगा न एग्जिस्ट ये करेगा, एग्जिस्ट दोनों का हाइब्रिड करेगा। मतलब अभी जो हमारे पास फाइनली बना है RC डबल बॉन्ड O प्लस, यही बना है ना, इसी को बोलते हैं एसाइलियम आयन। जरा गौर करना, जब हमने हैलोजिनेशन कराया था तो बना था X प्लस, मतलब Cl प्लस Br प्लस, इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल, जिसको बोलते थे हैलोनियम आयन। जब NO नाइट्रेशन करा रहे थे तो NO2 प्लस बना था, नाइट्रोनियम आयन, हैलोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। जब एल्काइलेशन कराए R प्लस बना, कार्बोकेटायन, इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। और जब एसाइलेशन करा रहे हैं तो बन रहा है RC डबल बॉन्ड O प्लस, इसको क्या बोल रहे हैं? एसाइलियम आयन। सल्फोनेशन में तो SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता था तो उसमें कोई EM वर्ड नहीं जोड़ते थे। इनफैक्ट कार्बोकेटायन के नाम में EM जोड़ा जाता है जनरली, ठीक है। अब जरा गौर करो, एसाइलियम आयन बन गया, अब बेंजीनिंग पर अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड देन डिपोटोनेशन होगा। डिपोटोनेशन कौन करेगा? कोई बेस आएगा, डिपोटोनेशन करेगा। बेस कौन आएगा? AlCl4 माइनस है ना बेस, यही आएगा, H प्लस को ले जाएगा। हम डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे भी अभी, बट फिलहाल हम देख रहे हैं कि रिएजेंट, जब फर्स्ट रिएजेंट लेंगे तो एसाइलियम आयन कैसे बनेगा। अब जरा गौर करो, अब सवाल उठता है, क्या जैसे एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होता था, क्या एसाइलेशन में भी रीअरेंजमेंट होगा? तो याद रखो, नो रीअरेंजमेंट। नो रीअरेंजमेंट, एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, गांठ बांध लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट अब तुम बोलोगे सर समझाइए कैसे नहीं होगा, करा के देख लेते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये प्लस चार्ज एसाइलियम आयन है, ठीक है। अब देखो, अगर तुम चाहो इसमें हाइड्राइड शिफ्ट कराओ, यहां से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करा दो, हाइड्राइड शिफ्ट, तो देखो क्या होगा CH3 CH प्लस चार्ज C डबल बॉन्ड O H, यही होगा।
अब जरा मेरे को बताओ, ये पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल कि ये पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल? इस कंपाउंड का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी है जिसमें सारा एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। देखो ये लोन पेयर इधर आया, इस तरह से हो गया, इसमें सारा एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। बट इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसमें सारा एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा, सर इस पाई बॉन्ड को नीचे कर देते हैं, नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्राइम कर रहे हो तुम, क्योंकि पाई बॉन्ड अगर हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा होता है तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के तरफ। ये जब भी शिफ्ट होगा ऊपर के तरफ शिफ्ट होगा, और अगर ऊपर के तरफ शिफ्ट किए इसको तो यहां पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव, हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इनफैक्ट वो सिग्निफिकेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ही नहीं। और अगर होगा भी, मान लिया कि चलो मान लिया तुम नहीं समझे सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना भी तो वो तो हाईली अनस्टेबल बनेगा ना। और जबकि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है अच्छा खासा स्टेबल बन रहा है, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही कम स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट, इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर बना भी दो तो, और नहीं बनाओ तब तो एक ही। एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर तुम इसको ऊपर शिफ्ट करके नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना भी दो तब भी उसमें सारा एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा और ना ही इसमें है। तो ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ये दोनों में ऊपर वाला ही ज्यादा स्टेबल हुआ। ऊपर वाले को अगर ए बोले, नीचे वाले को बी बोले तो ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल। तो बताओ स्टेबल से अनस्टेबल हाइड्राइड शिफ्ट करके करेगा? कभी भी हाइड्राइड शिफ्ट क्यों होता है, रीअरेंजमेंट क्यों होता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए। तो इसलिए कभी भी एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि एसाइलियम आयन जो होता है ये खुद ठीक ठाक स्टेबल होता है। क्यों? यहां पे जो लोन पेयर है इस लोन पेयर के साथ रेजोनेंस के वजह से। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट याद रखना। बट एक और चीज है, कई बार डीकार्बोनाइलेशन हो जाता है। नॉन रीअरेंजमेंट एक्सप्लेन हो गया, डीकार्बोनाइलेशन का क्या मतलब है इसको भी अभी समझ लेते हैं। तुम पॉज करके इसको नोट कर लो, हम इसको मिटाएंगे। कई बार क्या होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये है एक एसाइल क्लोराइड। इस एसाइल क्लोराइड को अगर लुईस एसिड दे देते हैं AlCl3 तो आप क्या समझोगे कि बनना चाहिए इसके साथ मिलके ये प्लस AlCl4 माइनस, यही बनना चाहिए जैसा अभी कुछ देर पहले बना था। बट होता क्या है, ये एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है और ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेता, इसका वाला इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है इनफैक्ट, और इधर शिफ्ट होकर ये CO बन गया। देखो क्या, एक ये कार्बोकेटायन बन गया, ये यहाँ पे कार्बोकेटायन प्लस CO, और ये AlCl4 तो रहेगा ही। अब सवाल ये है कि अगर हमारे पास एक, नहीं इसको हम आगे देखेंगे, थोड़ा अभी जगह नहीं है, या फिर देख लेते हैं। अगर एक क्वेश्चंस दें हम, अगर हम तुमको बोलें कि ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl ले लें और लुईस एसिड ले लें,
तो क्या बनेगा। अभी हमने मैकेनिज्म नहीं बताया, लेकिन फिर भी जितना बताया उससे तुम बता सकते हो। AlCl3 यहाँ से Cl माइनस निकालेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, एसाइलियम आयन बन गया, फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा ये, यही ना। लेकिन जरा सोचो, अगर तुमको दिया रहे बेंजीन और इसके साथ दिया रहे एसाइल क्लोराइड और AlCl3, अब तुम बताओ, तुम तो सोचोगे AlCl3 यहाँ से Cl माइनस निकालेगा, एसाइलियम आयन बनेगा और फिर एसाइलियम आयन का बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन फैक्ट ये है कि ये नहीं बनता है, बनता कुछ ये है, ये बनता है। मतलब एसाइलेशन ना होके एल्काइलेशन हो जाता है। वजह क्या है कि यहां से जब Cl माइनस निकलता है, इसके बाद यहां से CO निकल जाता है। बट तुम बोलोगे तब तो हम कंफ्यूज हो गए सर, कब हम एल्काइलेशन कराएंगे, कब एसाइलेशन कराएंगे। इस तरह का चीज तभी होता है केवल जब ये जो कार्बोकेटायन बनने वाला होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अदरवाइज नॉर्मली एसाइलेशन ही होता है, एल्काइलेशन इस तरह का कुछ नहीं होता है। ये तब होता है जब इसको निकलने से, CO को निकलने से यहाँ पे बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटायन बने, मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटायन बने, तभी ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, या तो 3 डिग्री बने या फिर ऐसा कुछ हो कि यहाँ पे पीएच जुड़ा रहे, मतलब यहाँ भी बेंजीन, यहाँ भी बेंजीन, यहाँ भी बेंजीन जुड़ा रहे, तो उस केस में भी ये निकल जाता है, क्योंकि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज 3 बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करके यहाँ फिनाइल मतलब बेंजीन। तो कहने का मतलब ये, इसके जगह पे अगर ये रहे इधर, अगर ये वाला भी रहे तो इसके साथ भी लुईस एसिड ले लोगे तो Cl माइनस निकल जाएगा, फाइनली फिर CO भी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ का कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा और इस तरह का कार्बोकेटायन बनेगा। मतलब इसके थ्रू तुम एसाइलेशन नहीं करा सकते, इसके थ्रू एसाइलेशन नहीं करा सकते, क्या हो जाता है, एल्काइलेशन हो जाता है। इनफैक्ट ये जो टर्म हमने यहाँ पे लिखा था डीकार्बोनाइलेशन, इसी के लिए लिखा था, इसी के लिए, इसको हटा देते हैं, इसी के लिए लिखा था, क्योंकि इस तरह का जब एसाइल हैलाइड होता है तो इसका में डीकार्बोनाइलेशन हो जाता है। डीकार्बोनाइलेशन मतलब डी मतलब निकलना कार्बोनाइल ग्रुप का। देखो CO को, जैसे देखो ये कीटोन है ना, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, तो इनफैक्ट यहाँ क्या हुआ, CO ही निकला है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं डीकार्बोनाइलेशन। डीकार्बोनाइलेशन हो जाता है, हमेशा नहीं, समटाइम। कब, जब इसके निकलने से कार्बोकेटायन स्टेबल बनने वाला होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद ये था हमारा रिएजेंट 1। अब हम बढ़ते हैं रिएजेंट 2 के तरफ। अभी हम मैकेनिज्म नहीं देखे हैं, ये तो हम बिना मैकेनिज्म का ही बता दिए हैं। देखते हैं रिएजेंट 2। अगर हम बात करें रिएजेंट 2 का, रिएजेंट 2, या फिर 1 मिनट रुको, रिएजेंट 2 के पहले कुछ और चीजें देखते हैं। एक चीज बताओ, अभी हमको जरूरत किसका था, RC≡OCl का, जिसको एसाइल हैलाइड बोलते हैं, एसाइल हैलाइड बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एसाइल हैलाइड कैसे बनेगा। इनफैक्ट अगर कहीं एसिड हो, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका रिएक्शन अगर हम करा दें PCl5 के साथ या SOCl2 के साथ, ये दोनों रिएक्शन तुमको पढ़ना है 12th में, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव में। इस दोनों में से किसी के साथ रिएक्शन कराओ, ये OH यहां से हट जाता है और यहां पे Cl आ जाता है, RC≡O
Cl और ये बन गया एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को याद रखना। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है ये हम पढ़ेंगे 12th में जब एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो। लेकिन ये याद रखना कि एसिड का PCl5 या SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिड क्लोराइड बनता है। इसको एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं या एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। PCl5 के जगह पे PCl3 भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं रिएजेंट नंबर 2। इसको हटाएंगे। रिएजेंट नंबर 2, रिएजेंट नंबर 2। ठीक है, रिएजेंट नंबर 2 हमने लिखा था एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड एंड लुईस एसिड। सबसे पहली बात, एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं? जैसे H2SO4, H2SO4 में से पानी निकाल दो जितना वाटर निकल सकता है, H2O, एक O निकाल दो, क्या बनेगा? SO3 बनेगा। SO3 कहलाएगा एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। अगर हम H2CO, H2CO3 से वाटर निकालें तो जो कुछ भी बनेगा इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। H2O निकालो, क्या बन जाएगा? CO2, मतलब CO2 है एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। इसी तरह से H2SO3 से अगर वाटर निकालो, वाटर निकालो, H2O क्या बनेगा? SO2, मतलब SO2 है एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। इसी तरह से अगर CH3 C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड या बोलो 2 मोलेकुल कार्बोक्सिलिक एसिड का, और यहाँ से H2O निकाल दो। H2O निकल के जो कुछ भी बनेगा इसी को बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चूंकि ये एसिटिक एसिड था तो इसको हम बोल सकते हैं एनहाइड्राइड ऑफ, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, हम जिस एनहाइड्राइड के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली इसी तरह का एनहाइड्राइड की हम बात कर रहे हैं। ये इस तरह के एनहाइड्राइड की बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड चाहिए हमें। ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R। एनहाइड्राइड के साथ क्या चाहिए? लुईस एसिड। लुईस एसिड जनरली हम लोग AlCl3 लेते हैं। AlCl3 इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? है बड़ा इंटरेस्टिंग, देखते हैं क्या होता है। 2 चीज पॉसिबल है। पहला क्या है, ये जो लोन पेयर है इस लोन पेयर के साथ इसका खाली ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बनेगा। इसका लोन पेयर, इसका खाली ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, देन हेड पे निगेटिव और टेल पे पॉजिटिव डाल दो, तो इसके बाद क्या बनेगा वो देखो। RC डबल बॉन्ड O AlCl3 C डबल बॉन्ड O R, इधर प्लस इधर माइनस, यही होगा। अब जरा देखो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। क्या होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ये जो बॉन्ड है इसको ऊपर शिफ्ट करो और इसका जो लोन पेयर है लोन पेयर को इधर लाओ। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया इसका। डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया उधर ऊपर की ओर, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन AlCl3 माइनस, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O इधर R, ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब देखो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल है जिसके वजह से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा।
ऑक्सीजन का हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के कारण इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना तो ले ही लेगा, कार्बन वाला भी ऑक्सीजन पे चला जाएगा। और इस तरह से देखो क्या बन गया, RCOALCl3 माइनस और इधर डबल बॉन्ड O और साथ में बना RC डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, ये बन गया। और ये तो बन गया भाई एसाइलियम आयन। एसाइलियम आयन बन ही गया, मतलब एनहाइड्राइड ले लो और AlCl3 ले लो तो दोनों रिएक्ट करके एसाइलियम आयन बना देगा और एसाइलियम आयन का फिर से बेंजीन से रिएक्शन हो जाएगा। बट तुम्हारे दिमाग में एक बात आ सकता है कि सर आप इस लोन पेयर को इसके खाली ऑर्बिटल के साथ रिएक्ट करवाए, इस लोन पेयर को इसके खाली ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाए, इस लोन पेयर को इसके खाली ऑर्बिटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनवाए, इस लोन पेयर का क्यों नहीं? तो जरा देखो, हम तुमको बता दें, इस लोन पेयर का ही कॉम्प्लेक्स इसके साथ हम बनाएंगे, इसका कॉम्प्लेक्स इसके साथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये लोन पेयर ज्यादा बेसिक है इस लोन पेयर के रिस्पेक्ट में। कुछ देर के लिए मान लो, अभी हम इसका प्रूफ भी देंगे। अगर ये ज्यादा बेसिक है तो अगर इसका 100 मोलेकुल लेते हो तो 100 मोलेकुल में से ज्यादातर मोलेकुल 95 मोलेकुल्स में यही लोन पेयर इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। थोड़ा बहुत में ये बना सकता है, क्योंकि ये ज्यादा बेसिक है तो ज्यादातर AlCl3 इसी के पास आएगा। ये भी हम नहीं कह सकते कि 100% इसी के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा, 95% में इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा, बहुत कम में थोड़ा में इसके साथ भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक में चूंकि हम लोग मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम इसी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हम देख लेते हैं अगर इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते तो क्या होता और उसमें क्या गलती है, क्या सही है, हम इसको मिटाएंगे। देखो, अगर हम C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR एसिटिक अनहाइड्राइड ले लिए और इसके साथ लुईस एसिड लिए हैं, तो लुईस एसिड जो है इस ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड बना लिया तो देखो क्या होगा। दो पॉसिबिलिटी था ना, ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और नीचे वाले के साथ बना लिया। अब देखो क्या है कि ये जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है जिसके वजह से ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा और देखो क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O AlCl3 माइनस और साथ में RC डबल बॉन्ड O प्लस। देखो यहां भी एसाइलियम आयन बन गया, एसाइलियम आयन बन गया। बट फिर भी हम, मतलब इससे भी एसाइलियम बन रहा है, इससे भी एसाइलियम बन रहा है, फिर भी हम इसको राइट मेथड मानते हैं और इसको रॉन्ग मेथड मानते हैं। इनफैक्ट ये रॉन्ग मेथड है भी। क्यों रॉन्ग मेथड है? क्योंकि हमने बोला है ऊपर वाला लोन पेयर ज्यादा बेसिक है तो ज्यादातर मोलेकुल ऊपर, ज्यादातर AlCl3 ऊपर वाले के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा, नीचे वाले के साथ बहुत कम बनाएगा। यानी मेजर मैकेनिज्म इसी पाथ से जाएगा, इससे नहीं जाएगा। अब सवाल है, अब टाइम आया इस बात ये बताने का कि ये लोन पेयर, यहाँ का लोन पेयर ज्यादा बेसिक यहाँ के लोन पेयर के रिस्पेक्ट में क्यों है। जरा गौर करो, जब इस लोन पेयर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए हो, जब इस लोन पेयर को बेस की तरह बिहेव करवाए हो तो ये कॉम्प्लेक्स बना है, और जब इस लोन पेयर को बेस की तरह बिहेव करवाए हो तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बना है। अब ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है इसको देखो। स्टेबल उसको बोलते हैं जिसमें चार्ज डिस्पर्स्ड हो जाता है। यहां पे देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है रेजोनेंस करके यहां पहुंच गया है,
मतलब इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड हो रहा है, जबकि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज कहीं डिस्पर्स नहीं हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। तुम सोचोगे इसको इधर शिफ्ट कर दें, नहीं हो सकता। हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ डबल बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड बना, ये हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के तरफ ही शिफ्ट होगा। और इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ रेजोनेंस में गया, तो ये जाएगा, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है, और इसका पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, लोकलाइज ही है। इसका मतलब यहां चार्ज कंसंट्रेटेड और यहां चार्ज डिस्पर्स्ड, मतलब ये ज्यादा स्टेबल और ये कम स्टेबल। मतलब यहां का लोन पेयर डोनेट करके, यहां का लोन पेयर ये ऑक्सीजन बेस की तरह बिहेव करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और ये लोन पेयर बेस की तरह बिहेव करके रिलेटिवली कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ऊपर वाला स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, नीचे वाला ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसका मतलब जब इसके पास ऑप्शन है कि ऊपर से भी लोन पेयर दे सकता है, नीचे से भी लोन पेयर दे सकता है, तो उसी से लोन पेयर देगा ना जिससे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता होगा। स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनने का क्या मतलब है कि वो लोन पेयर आसानी से, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है मतलब वो लोन पेयर आसानी से डोनेट किया जा सकता है, और लोन पेयर अगर आसानी से डोनेट किया जा सकता है, इसी को तो बोलते हैं कि ज्यादा बेसिक होना। फिर से समझो, ये लोन पेयर, यहां वाला लोन पेयर, ये जो कंपाउंड है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, जब ये लोन पेयर डोनेट करता है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये लोन पेयर जब डोनेट करता है तो कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका क्या मतलब है कि ये लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी इस मॉलिक्यूल को इस लोन पेयर का ज्यादा है और इस लोन पेयर का कम है, क्योंकि ये लोन पेयर अगर डोनेट करता है तो स्टेबल चीज बनता है, तो कोई भी स्टेबल बनाना चाहेगा। इसका मतलब इस लोन पेयर को डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा है। इसका मतलब ये लोन पेयर ज्यादा बेसिक है और ये लोन पेयर कम बेसिक है, इसलिए इसके थ्रू मैकेनिज्म होना चाहिए, इस पाथ के थ्रू मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए। ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है, बट दोनों से एक ही टाइप का चीज बन रहा है, तो कई बार बच्चा यही तरीका अपना लेता है, बट तरीका अपनाना चाहिए ये वाला। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। एसाइलियम आयन बन गया, मतलब अनहाइड्राइड और लुईस एसिड भी लेंगे तो एसाइलियम आयन बन जाएगा। अब एसाइलियम आयन बन गया तो एसाइलियम आयन का बेंजीनिक पर अटैक कराओ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देन डिपोर्टोनेशन, डिपोर्टोनेशन के बाद एसाइलेटेड बेंजीन बन जाएगा। इसके बाद रिएजेंट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तुम लिखना चाहो तो लिख लो पॉज करके, हम इसको हटाएंगे। रिएजेंट नंबर 3, रिएजेंट नंबर 3 ये उतना कॉमन नहीं है। हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आईआईटी और नीट यहां से क्वेश्चन पूछेगा, बट इसके पहले जो रिएजेंट 1 और 2 बताए वहां से क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। फिर भी हम इसके बारे में बात कर लें। यहाँ पे रिएजेंट 3 में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हम लोग, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। जरा ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड लिए RC डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ हम ले लिए H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रोटॉन एसिड भी बोल सकते हो, मतलब ऐसा एसिड जो प्रोटॉन रिलीज करे, लुईस एसिड नहीं, ऐसा एसिड जो H+ रिलीज करे। तो H2SO4 हम ले लिए। अब जरा गौर करो, जो H2SO4 हमने लिया है, H2SO4 का H+ क्या करेगा, H2SO4 से H+ निकलेगा, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज। ये यहां से H+ निकला और इस लोन पेयर पे आ गया, ये बन गया, और साथ में बन गया HSO4 माइनस। यहां से H2O बाहर निकल गया और बन गया, देखो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज प्लस H2O प्लस HSO4 माइनस। गौर करना जरा, बन गया एसाइलियम आयन, बन गया। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड में प्रोटॉन एसिड जो प्रोटॉन रिलीज करने वाला एसिड होता है, तब भी एसाइलियम आयन बनता है, और इसके थ्रू भी एसाइलेशन बेंजीन का हो जाता है। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर अब बहुत तेज बन रहे हो, अभी कुछ देर पहले आपने क्या बोला था कि इस लोन पेयर से ज्यादा ये वाला बेसिक होता है, तो H+ यहीं पे आना चाहिए। इस बार जरूरत पड़ा तो आप नीचे ले आए,
देख लेते हैं ऐसा क्यों हमने किया है। जरा गौर करो, ये C डबल बॉन्ड O OH, हम यहां पे H प्लस देते हैं, यहां पे एक बार H प्लस देते हैं और दूसरे बार H प्लस इस ऑक्सीजन पे देते हैं। पेशेंस, घबराओ मत। दूसरे बार यहां पे H प्लस देते हैं। हमने बोला था कि ऊपर वाला लोन पेयर ज्यादा बेसिक होता है तो ऊपर वाले के पास ही H प्लस जाएगा, नीचे वाले के पास कम जाएगा। मतलब अगर 100 मोलेकुल है तो 90 मोलेकुल में ऊपर वाले के पास जाएगा, 10 ही मोलेकुल में नीचे वाले के पास जाएगा। यही बोला था ना हमने। अब जरा गौर करो, अगर ऊपर वाले लोन पेयर के पास H प्लस गया तो ये बना। अब जरा सोचो आगे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज, और ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा। क्या बन गया, RCOH डबल बॉन्ड OH। जरा गौर करो, ये जो था वही बन गया, बट अगर इस O पे H प्लस आता है तो क्या होगा, ये H2O बन के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, H2O बाहर निकल गया, और बाहर निकल के देखो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O प्लस प्लस H2O। 100 मोलेकुल अगर इसका लिए हो इसका, तो उसमें से ज्यादातर मोलेकुल में यहीं पे H प्लस आएगा, और यहां पे H प्लस आने से कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, जबकि यहां पे H प्लस आया, मतलब इस OH पे H प्लस आया, कम ही मोलेकुल में आया, 10 ही में आया, लेकिन वो 10 में जब यहां पे H प्लस आया तो ये फटाक से निकल के एसाइलियम आयन बन गया, और इससे बेंजीन का एसाइलेशन हो गया। मतलब ज्यादातर H प्लस ये इसी के पास आया है जो कि कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाया, और यहां पे कम ही में आया जो प्रोडक्ट बना दिया। समझ आया? अगर ये भी आगे चल के कोई प्रोडक्ट बना सकता तो फिर इसी के थ्रू मैकेनिज्म होता, इसी के थ्रू मेजर प्रोडक्ट बनता, इसके थ्रू प्रोडक्ट नहीं बनता या बहुत कम बनता। बट चूंकि ये कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं रहा है, ये बस क्या कर रहा है, इसमें हो क्या रहा है जरा गौर करना, RC डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, इसको क्या किया, H प्लस इसको मिला, फिर H प्लस निकल गया। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, RC डबल बॉन्ड OH प्लस OH। इनफैक्ट ये दोनों तो एक ही चीज है ना, तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो दोनों को अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है। ये H प्लस यहां पे आया, ये बना, रिवर्सिबल होने के कारण फिर ये H प्लस निकल गया, ये बना, फिर ये बना, बस यही हो रहा है। ये रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जबकि इसमें इस ऑक्सीजन पे जब H प्लस आया तो रिएक्शन आगे बढ़ गया। समझ आया? हम ये कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल अभी थोड़ा देर पहले जो कुछ भी हमने बोला था वो बिल्कुल सही था कि ये ज्यादा बेसिक होता है, यही पे H प्लस आएगा। ज्यादातर मोलेकुल में यहां पे आया भी, इस केस में भी, बट ये चूंकि कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाया, इससे आगे रिएक्शन कुछ भी नहीं हो पाया, जबकि कम ही मोलेकुल में यहां पे H प्लस आया तो ये रिएक्शन आगे बढ़ गया, एसाइलियम बन गया, और ये फिर एसाइलेशन करा दिया। समझ आया? तो ये था रिएजेंट 1, रिएजेंट 2 एंड रिएजेंट 3। अब देखते हैं, जब एसाइलियम आयन बन गया तो एसाइलियम आयन का बेंजीन रिंग पे अटैक कैसे होगा। एज यूजुअल जैसा पहले हर ये इसमें होता आया है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में होता आया है, वैसा ही मैकेनिज्म यहां भी होगा। हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमने सोचा चलो बता ही देते हैं। देखते हैं, बस ये दो बच्चा है, क्लेमेंसन एंड उल्फ किस्नर। देखो तीनों रिएजेंट हमने देख लिया। तीनों रिएजेंट के बाद बना क्या था, एसाइलियम आयन बना था। एसाइलियम आयन कैसे बना ये हम बता चुके। इसका मतलब है कि अगर बेंजीन रिंग को तुम देते हो, तुम देते हो CH3 C डबल बॉन्ड O और
C डबल बॉन्ड O Cl AlCl3, या देते हो CH3 C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH3 और इसके साथ AlCl3, या देते हो CH3 C डबल बॉन्ड O OH एंड H2SO4। इनफैक्ट ये दो या ये दो हो क्या रहा है, ये दोनों मिलके जो बन रहा है, ये दोनों मिलके भी वही बन रहा है, ये दोनों मिलके भी वही बन रहा है। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, यही बन रहा है ना। अब देखो, जब ये बनेगा तो आगे में रिएक्शन क्या होगा उसको हम समझते हैं। देखो, हम एग्जाम्पल से एक समझते हैं। ये बेंजीन रिंग है जो तुम्हारे सिलेबस में रिएजेंट सबसे ज़्यादा यूज होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl AlCl3, ठीक है। ये ले लिए, रिएक्शन रिवर्सेबल होता है, एसाइलेशन भी रिवर्सेबल होता है, हमने पहले कहीं लिखा नहीं बट रिवर्सेबल होता है एसाइलेशन भी। बनेगा क्या? बनेगा C डबल बॉन्ड O Cl CH3। देखो क्यों ऐसा होगा, ये दोनों मिलके क्या बना? एसाइलियम आयन बना, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज। अब देखो मैकेनिज्म, जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे अटैक कौन किया? CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। ये अटैक, इनफैक्ट अटैक कराना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की तरफ, तो ये इस पे अटैक किया, क्या बन गया जरा बताओ? ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन गया, जैसा कि हमेशा ये इसमें होता आया है। C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। यही है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलो या एरिनियम आयन बोलो, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसके बाद क्या होगा? कोई बेस आएगा, बेस कौन होगा? यहाँ AlCl3 जो यहां से Cl माइनस निकालेगा बना रहेगा AlCl4 माइनस, यही बेस की तरह रोल प्ले करेगा। यहाँ का जो Cl माइनस है यही बेस की तरह रोल प्ले करेगा। ये निकालेगा यहाँ से H प्लस निकालेगा, तो सोचो H प्लस निकल जाएगा तो यहाँ पे लोन पेयर विथ निगेटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन गया। या ऐसे बोलो कि इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन को H प्लस बना के छोड़ दिया, यहाँ पे प्लस और प्लस माइनस चार्ज आ गया और लोन पेयर आ गया, प्लस चार्ज बॉन्ड बन गया। या ऐसे बोलो कि H सिग्मा बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिए, H प्लस फ्री हो गया, H प्लस इसके साथ चला गया, क्या बन गया? यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, फिर से एरोमेटिक रिंग ही रह गया, C डबल बॉन्ड O CH3। और इधर क्या हो गया? इसके साथ साथ बन गया AlCl3 प्लस HCl। ये हमने क्या लिख दिया? AlCl4 माइनस, यहां से जब H प्लस निकाला तो ये H प्लस और यहाँ का Cl माइनस HCl बन गया और AlCl3 रह गया। यहाँ पे ज्यादातर इंडियन ऑथर इतने पे रिएक्शन को रोक देता है, एसाइलेशन हो गया। लेकिन स्टैंडर्ड ऑथर की बात करोगे तो उसमें कुछ नया चीज तुमको देखने को मिलेगा और वही सही है। रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकता, इनफैक्ट रिएक्शन थोड़ा आगे बढ़ता है। आगे कैसे बढ़ता है उसको देखते हैं। देखो होता क्या है, ये जो बना है ये जो बना है यही बन के नहीं रुक जाता है। इसके साथ जो AlCl3 है, AlCl3 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इनफैक्ट कैसा कॉम्प्लेक्स, इसको लिखो, हम मिटाएंगे।
देखो अभी जो हमने लिखा उसको हम फिर से थोड़ा लिख देते हैं। अभी था, ये था बेंजीन, बेंजीन के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस। देन इसके बाद क्या हुआ था, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, जो AlCl4 माइनस है, ये Cl4 माइनस है, इसे यहाँ से H प्लस निकाल के, अभी हम सब बता चुके थे, हम केवल कॉपी कर रहे हैं, ये बन गया और इसके साथ AlCl3 और HCl यही बना था ना अभी। ये जो AlCl3 है इसके लोन पेयर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है ये फिर से लुईस एसिड के साथ जो AlCl3 है इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा के सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेस करो, सिंपल सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, मतलब ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फाइनल प्रोडक्ट हमें एसाइलेशन का ये मिलता है, ना कि ये मिलता है, बट हमें चाहिए तो ये था ना, तो हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका रिएक्शन करा देते हैं वाटर के साथ, मतलब कंटेनर में बेंजीन रहेगा, एसाइल क्लोराइड रहेगा और लुईस एसिड रहेगा, कुछ देर छोड़ देंगे, रिएक्शन होके ये बन गया, अब उसी वेसल में पानी डाल देंगे, ये बन जाएगा। कैसे, वो देखो ये बन गया है ना, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स को रिएक्शन करा दिए हैं हम वाटर के साथ, इसका रिएक्शन करा दिए हैं वाटर के साथ। ऐसे सोचो, देखो बन तो जाएगा, हम पहले प्रोडक्ट ही बना देते हैं, फिर हम तुमसे सोचवाते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा, साथ में बनेगा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो पानी में इंसोल्युबल होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, साथ में HCl बनेगा, 3 मोल HCl बनेगा। यहाँ वाटर का 3 मोल जरूरत पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, अब जरा गौर करो, इसको तुम ऐसे तो लिख ही सकते हो, ये बेसिकली यही तो है, C डबल बॉन्ड O CH3 और AlCl3, इसी दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। अब जरा सोचो, जब इसको पानी मिलेगा तो पानी का मतलब होता है OH माइनस H प्लस, पानी का मतलब होता है OH माइनस H प्लस, देखो OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस, 3 मोल वाटर मतलब 3 मोल OH माइनस 3 मोल H प्लस। अब जरा गौर करो, ये जो एल्युमिनियम है AlCl3, इसका मतलब एल्युमिनियम प्लस 3 एंड Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, ये एल्युमिनियम प्लस 3 OH माइनस के साथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये HCl 3 मोल HCl और 3 मोल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, मतलब इसके साथ ये रिएक्ट कर लेता है और इसको फ्री कर देता है। ठीक है, तो ये था, इसको हटा रहे हैं, समझाने के लिए हमने यूज किया था। अब जरा गौर करो, मतलब क्या हुआ कि एसाइलेशन में लास्ट स्टेप में पानी देना पड़ता है, बट हो सकता है कि क्वेश्चन में ये ना दिया रहे, सीधे यहीं पे जैसे क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, अगर हम बोलें कि ये बेंजीन रिंग है, इसको हम रिएक्शन कराएं CH3 C डबल बॉन्ड OCl और AlCl3 के साथ, तो टेक्निकली सही तो ये लिखना होगा कि C डबल बॉन्ड O CH3 AlCl3 माइनस प्लस
ये बनता है। बट लोकल ऑथर जनरली ये नहीं लिखता है, क्या करता है, अच्छा जनरली ये बनना चाहिए और इसको पानी देने पे बनना चाहिए क्या, इसको जब वाटर देंगे तब बनना चाहिए ये। लेकिन जनरली इसी रिएजेंट के बाद ये प्रोडक्ट ना बना के ये प्रोडक्ट बना दिया जाता है बुक्स में। कुछ हद तक वो सही है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तुम इसके बाद डायरेक्ट ये ना बना के ये बना सकते हो, क्योंकि लैब में जितना भी रिएक्शन होता है उसमें से ज़्यादातर रिएक्शन में लास्ट में H3O+ दिया जाता है या वाटर दिया जाता है, जिसको वर्क ऑफ प्रोसेस बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, लगभग सारे रिएक्शंस में किया ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए लैब में तो किया जाता है बट पेपर पे उसको लिखा नहीं जाता है, क्योंकि लगभग सारे रिएक्शन में वर्क ऑफ प्रोसेस किया ही जाता है। ठीक है, तो तुम चाहो तो इसके बाद डायरेक्ट ये रिएजेंट ये बना सकते हो, ये बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इंटेंशनली पूछे या किसी क्वेश्चन में इंटेंशनली पूछा ही जाए तब तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि एक्चुअली में इसका जब एसाइलेशन कराते हैं तो ये एसाइलेशन तो होता है बट ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है और इसको जब पानी देते हैं तब ये बनता है। ठीक है, तो ये था फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको समझने के लिए पहले इसको नोट कर लो, इसके बाद हम उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाते हैं। देखो, अगर हम बेंजीन ले लें और CH3 COCl ले लें और लुईस एसिड AlCl3 ले लें, ठीक है, एक केस ये और दूसरा केस बेंजीन ले लें और इसके साथ CH3Cl ले लें और AlCl3 लुईस एसिड ले लें। यहाँ पे क्या बनेगा, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन होगा। ठीक है, यही होगा। और इनफैक्ट इसके साथ AlCl3 माइनस इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना रहेगा, यही ना। अब जरा गौर करो, एल्काइलेशन पढ़ाने वक्त हमने बोला होगा कि इसका काफी छोटा अमाउंट भी ये रिएक्शन को आगे लेके चला जाता है। कहने का मतलब AlCl3 का कैटालिटिक अमाउंट बहुत कम अमाउंट भी दोगे तो लगभग जितना भी रिएक्शन होना होगा हो जाएगा। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में नहीं होता, ये रिएक्शन कंप्लीट फॉरवर्ड चल जाता है, हालांकि इक्विलिब्रियम में होता है, तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, समझाने के लिए। तो देखो, जो AlCl3 है इसका बहुत छोटा अमाउंट भी सफिशिएंट होगा पूरा रिएक्शन को करा देने के लिए, क्योंकि लास्ट में AlCl3 फ्री हो जाता है। बट ऐसा इसमें नहीं है। इसमें सोचो, इसका अमाउंट इसके अमाउंट से ज्यादा या इसके बराबर लेना होगा। कहने का मतलब सोचो, अगर इसका 1 मोल लेते हो तो इसका भी तुम्हें 1 मोल या 1 मोल से ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर इसका 1 मोल नहीं लिए, सोचो इसका हाफ मोल लिए AlCl3 का, तब प्रॉब्लम क्या होगा वो समझो। इसका जरा गौर करना, ये जो बेंजीन है ये कन्वर्ट होगा इसमें। अब ऐसा तो नहीं है कि ये एक ही साथ इसके साथ रिएक्शन करके सबका सब इसमें कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे होने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका 1 मोल था, इसका हाफ मोल बचा और इसका हाफ मोल बना, क्योंकि इसका हाफ मोल बचा है तो इसका हाफ मोल बना होगा। अब देखो,
जो AlCl3 तुम हाफ मोल लिए हो, तो ये हाफ मोल जो AlCl3 का ऑफ कोर्स यहां से ये बनने में AlCl3 यूज होगा और फिर से AlCl3 जनरेट हो गया होगा, बट AlCl3 अभी तक ओवरऑल हाफ मोल ही है। अब ये AlCl3 इसके साथ कॉम्प्लेक्स भी तो बनाएगा, और अगर इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया तो सोचो, आधा मोल जैसे ही इसका इसमें गया, आधा मोल ही तो AlCl3 लिया, सब तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में यूज हो गया। अब इसका जो आधा मोल बचा है उसके साथ रिएक्ट करने के लिए तो ये बचा ही नहीं, इनफैक्ट इसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, बट ये जितना भी AlCl3 सब तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया ना, तो ये तो बचा ही नहीं ना यहां से Cl निकालने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एसाइलेशन में हमें AlCl3 का अमाउंट ज्यादा लेना पड़ेगा, एक्सेस लेना पड़ेगा, बेंजीन के मोल से ज्यादा लेना पड़ेगा, जबकि एल्काइलेशन में AlCl3 का बहुत थोड़ा अमाउंट भी रिएक्शन को कंप्लीट करा देता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट था जो एडवांस में पूछा जा सकता है। क्या कंक्लूजन निकला? एल्काइलेशन में AlCl3 का बहुत छोटा अमाउंट सफिशिएंट है, एसाइलेशन में AlCl3 का अमाउंट जो सबस्ट्रेट होगा उसके मोल्स के आसपास होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, कम रहेगा तो सारा का सारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं जा पाएगा। ठीक है, और अगर ज्यादा रहा, गौर करो, इसका जितना मोल है इससे ज्यादा ले लिए इसका मोल, ठीक है, इसका जितना मोल है उससे ज्यादा ले लिए, काफी ज्यादा ले लिए इसका मोल, तो क्या होगा, ये सब का सब, ये पूरा का पूरा रिएक्ट करके, मतलब ये यहां से Cl माइनस निकालेगा, इसको निकालने में AlCl3 यहां से Cl माइनस निकाला है, साइलियम आयन बना है, साइलियम आयन इस पे अटैक किया, डिप्रोटोनेशन हो गया, फिर से AlCl3 ही रह गया। लेकिन AlCl3 लास्ट में जब इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है तब तो ये बेकार हो जा रहा है ना, अब तो ये यूजलेस रह गया, अब ये तो नया इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब सोचो, इसका अगर 1 मोल है तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका अगर 20 मोल है और इसका 1 मोल लिए हो तो इसका 1 ही मोल इसमें कन्वर्ट हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कन्वर्ट होगा। इसलिए AlCl3 ज्यादा ले लो, इसका मोल जितना उतना ले लो या उससे ज्यादा ले लो, तो ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें कन्वर्ट होने के बाद तो तुमको पानी देना ही पड़ेगा, और पानी दोगे तो उसके बाद ये साइड हो जाएगा और बन जाएगा। आई थिंक इस पे हमने ज़्यादा ही डिस्कशन कर दिया, 12th लेवल में इतना नहीं पूछा जाता है, बट ठीक है, IIT एडवांस एक्सपेक्टेशन है कि पूछ सकता है, और एम्स भी पूछता था पहले टफ क्वेश्चन, बट एम्स तो अब खत्म कर दिया गया, तो नीट कर दिया गया, तो पता नहीं नीट में क्या क्वेश्चंस का लेवल रहता है। ऐसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लेवल नीट का ही रहेगा, एम्स का लेवल नहीं रहेगा, मतलब लो लेवल ही रहेगा। चलो, इतना कुछ समझ में नहीं आया तो एक चीज तो हम बता ही सकते हैं, और एक चीज तुम याद रख ही सकते हो कि एल्काइलेशन में AlCl3 का स्मॉल अमाउंट चाहिए और एसाइलेशन में AlCl3 का कंप्रेबल अमाउंट चाहिए, सबस्ट्रेट के अमाउंट के से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आई थिंक एसाइलेशन डिस्कस हो चुका, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन क्या है, एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिड का रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ, इसके बाद जो कुछ भी बनता है उसका रिएक्शन कराते हैं बेंजीन के साथ और AlCl3 ले लेते हैं। बताओ क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, OH हट के Cl आएगा, हमने बताया था, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसाइल हैलाइड AlCl3, यहां से Cl माइनस निकालेगा, एसाइलियम आयन बेंजीन रिंग पर अटैक कराएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब हम बढ़ते हैं दो छोटा छोटा रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड उल्फ किस्नर रिडक्शन के तरफ, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे
फिडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन का ड्रॉबैक, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे साइड चेन ऑक्सीडेशन एंड देन साइड चेन हैलोजिनेशन, और इस तरह से चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारा। देखो क्या होता है क्लेमेंसन रिडक्शन एंड क्या होता है उल्फ किस्नर रिडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। जैसा कि नाम से क्लियर है, रिडक्शन मतलब रिडक्शन होगा। होता क्या है, अगर कोई एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्या होना चाहिए, इधर R है और इधर R है तो कीटोन हो गया, और अगर एक तरफ का R को हटा के H कर दो तो एल्डिहाइड हो गया। इसको क्या बोलेंगे, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, यही ना, कीटोन हो या एल्डिहाइड हो। अगर इसका रिएक्शन हम करा देते हैं जिंक HgHCl, इसको बोलते हैं एमलगेमेटेड, एमलगम से एमलगेमेटेड जिंक, मतलब जिंक और Hg का मिक्सचर है। इनफैक्ट जब इसके साथ HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन का जो ये O है, ये O गायब हो जाता है और यहाँ पे 2 H जुड़ जाता है, मतलब हो ये ऐसा कुछ जाता है CH2RH। इधर तो जो है वहीं रह जाएगा, इधर जो है वहीं रह जाएगा, यहाँ ये O खत्म हो जाता है और यहाँ पे H आ जाता है। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना ये रिडक्शन ही तो कहलाता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला रिडक्शन। इसके बारे में डिटेल 12th में पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन में। दूसरा रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है जानना, उसको बोलते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन सही बोलें तो इसका भी वही काम है, उल्फ किस्नर रिडक्शन भी वही काम करता है। मतलब एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, अगर यहाँ पे R है तो कीटोन और H है तो एल्डिहाइड, मतलब या तो कीटोन ले लो या तो एल्डिहाइड ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो। अगर उल्फ किस्नर रिडक्शन कराएंगे तो ये कार्बन पे जो O लगा हुआ है ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर RH, मतलब जो कुछ क्लेमेंसन करता है वही उल्फ किस्नर रिडक्शन भी करता है। इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे 12th में एल्डिहाइड कीटोन में। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो होता है NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। NH2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाइड्राजीन, और इसके साथ बेस ले लेते हैं, बेस KOH या NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, OH माइनस सिंपली लिख सकते हो, अदरवाइज KOH या NaOH भी लिख सकते हो, और इसके साथ हीट, मतलब इसके साथ इसको हीट कर देते हैं तो ये हट जाता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाता है। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। इसको बोलते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन जब ये रिएजेंट रहेगा तो, और जब ये रिएजेंट रहेगा तो बोलेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन याद रखोगे, जरूरी है। बट अब सवाल है कि सर एक ही काम के लिए 2 रिएक्शन हो सकता है, बट दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जरा गौर करना। जब क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट हमने लिया तो इसमें एसिड है, और उल्फ किस्नर रिडक्शन का जो रिएजेंट हमने लिया इसमें कौन है, बेस है। अब जरा सोचो, अगर एक रिएक्शन हमको करवाना है, रिएक्शन क्या है, ये है, ठीक है, और यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। हमको इससे बनाना है, ये बनाना है, और इस डबल बॉन्ड को यहां पे छोड़ देना है, केवल इसको O को हटा देना है और यहां पे HH जोड़ देना है। यही बनेगा ना, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन है
इस कंपाउंड को यहाँ पे है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ठीक है, और इसको इससे बनाना है ये, मतलब इसको हटा देना है, बाकी जो Cl लगा हुआ है Cl लगा रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कुछ देर के लिए मान लो, क्योंकि तुम पढ़े नहीं हो, हाइड्रोकार्बन में पढ़ोगे, ये जो ग्रुप है ना ये एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ ये रिएक्शन करने वाला ग्रुप है, आगे हम बताएंगे हाइड्रोकार्बन में। और ये जो ग्रुप है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ये बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है, रिएक्ट विथ बेस, ये बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है। क्या बनाएगा रिएक्ट करके, ये हम आगे पढ़ेंगे। रिएक्ट विथ बेस, ये बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है। अब तुम बताओ, इसको बचा के रखना है और इसको केवल रिड्यूस करना है, तो बताओ अगर हम इसका रिएक्शन हम करा दें, क्लेमेंसन रिडक्शन करा दें, तो इसको तो हटा देगा, बट क्लेमेंसन रिडक्शन में HCl होता है जो कि एसिड होता है, और एसिड इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, जबकि इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। तो हम यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, क्लेमेंसन वाला या उल्फ किस्नर वाला? हम यहाँ यूज करेंगे उल्फ किस्नर वाला, NH2 OH माइनस देन हीट, क्योंकि बेस इसको कुछ भी नहीं करेगा। यहां पे जरा देखो, हमने लिख दिया है कि रिएक्ट विथ बेस, ये बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है, जबकि हमको इससे ये बनाना है और इसको एज इट इज छोड़ना है, तो इससे ये बनाने के लिए क्लेमेंसन यूज करेंगे या उल्फ किस्नर। अगर उल्फ किस्नर कराए तो उसमें बेस होता है और बेस इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, हमको इसके साथ रिएक्शन नहीं चाहिए, तो हम क्या कराएंगे, यहाँ पे क्लेमेंसन कराएंगे। क्लेमेंसन मतलब एमलगेमेटेड जिंक ZnHgHCl। समझ में आया कहां पे कौन रिएजेंट यूज करना है? बट अभी हमने ये नहीं बताया कि बेस इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिड इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। बट एक चीज तो तुमको बता ही सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं एसिड सेंसिटिव ग्रुप, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करने वाला ग्रुप है। इसको बोल सकते हैं बेस सेंसिटिव ग्रुप। ऐसा और भी कई जगह है, ऐसा और भी कई ग्रुप्स है जो बेस के साथ रिएक्शन करता है, ऐसा और भी कई ग्रुप्स है जो एसिड के साथ रिएक्शन करता है। अगर कंपाउंड में एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो और उसको बचा के रखना है, एल्डिहाइड कीटोन को केवल रिड्यूस करना है, तो हम उल्फ किस्नर करवाएंगे, क्लेमेंसन नहीं करवाएंगे, अदरवाइज क्लेमेंसन इसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा। अगर कंपाउंड में बेस सेंसिटिव ग्रुप है, बेस सेंसिटिव ग्रुप मतलब बेस से रिएक्शन करने वाला ग्रुप है, तो वैसे केस में और उसको बचा कर रखना है, केवल एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करना है, तो हम क्लेमेंसन कराएंगे, उल्फ किस्नर नहीं कराएंगे, क्योंकि उल्फ किस्नर में बेस होता है और बेस इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। समझ में आया किस केस में क्लेमेंसन यूज करना है और किस केस में उल्फ किस्नर यूज करना है। अब सिंपल सा बात, कोई बोले सर हमको इसको रिड्यूस करके ये बनाना है, तब हम कौन यूज करें, क्लेमेंसन या उल्फ किस्नर? भाई तब तो कोई भी कर लो ना, इसी को तो हटाना है, ये हट जाएगा क्लेमेंसन से भी, उल्फ किस्नर से भी हट जाएगा, क्योंकि इसमें ना एसिड सेंसिटिव ग्रुप है ना बेस सेंसिटिव ग्रुप है, किसी को बचाने का कोई झंझट ही नहीं है, दोनों में से कोई भी रिएजेंट लो, इसको हटा दे। समझ आया? ये था तुम्हारा उल्फ किस्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। लेक्चर कितना लंबा हुआ है, 1 घंटा 8 मिनट का लेक्चर हो गया है। एक्चुअली मैं तुमको बता दूं, मैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन 22 फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन पे वीडियो बना चुका था और YouTube पे अपलोड भी कर दिया हूँ, बट उसका ऑडियो क्लियरिटी बढ़िया नहीं है, इसलिए हम उसको डिलीट करेंगे और इस वीडियो को उसके जगह पे अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके आगे का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अपलोड भी कर चुके हैं YouTube पे, जिसका नाम है ES23 ड्रॉबैक ऑफ फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। ठीक है, तो हम अगला लेक्चर में आएंगे ES22 में नहीं, 22 तो हो गया, 23 अपलोडेड है, इसके बाद आएगा ES24। ठीक है, तो हम मिलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन 24 में। एक और चीज मैं बता दूं, अगर ऑडियो क्लियरिटी और वीडियो क्लियरिटी इस दोनों में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे कोचिंग के बच्चे हों या
यूट्यूब पे वो व्यूअर जो हमारा चैनल देखता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हमको कमेंट कर सकता है, हमको मैसेज कर सकता है और हमें ये बता दे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे। हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने का। ठीक है, आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू।